हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट्स। मैं योगेश कुमार साहू आप लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र का विषय। अब हम देखेंगे आर्थिक क्रिया का अध्ययन। आर्थिक क्रिया के अध्ययन के अंतर्गत हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया का अध्ययन मतलब आर्थिक क्रिया का जानकारी लेने के लिए, है ना, किस आधार पे हम आर्थिक क्रिया का निर्धारण करते हैं, इसको जानने के लिए हम दो भागों में इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, पहला है, और एक सेकेंड और ना, इससे पहले ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से आर्थिक क्रिया का अध्ययन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का में अंतर। ठीक है, तो ये सब देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन सा पहले देखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयों या उत्पादन की छोटी छोटी, या तो बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एकदम शॉर्ट में समझिए इसको कि व्यष्टि का मतलब ही छोटा होता है। ठीक है, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? छोटा होता है या छोटी छोटी इकाई का होता है। जैसे कि हम किसी फर्म से रिलेट करते हैं तो एक फर्म का एक व्यक्तिगत इकाई का उत्पादन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। मान के चलो एक फर्म है, क्या है? एक फर्म है ना, एक फर्म है। ये क्या है? एक फर्म है। ठीक है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं। इसमें क्या है? बहुत सारे व्यक्ति हैं। हमको केवल एक व्यक्ति लेना है ना, एक व्यक्ति है। इनका आय कितना है, या तो इन सभी व्यक्तियों का आय कितना है, इन सभी व्यक्तियों द्वारा संचालित इस फर्म का उत्पादन कितना है ना। समझ में आ रहा है सभी को? एक फर्म द्वारा संचालित सभी व्यक्तियों द्वारा एक फर्म का संचालित आय कितना है, व्यक्तिगत आय, ये सब जानकारी हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में व्यक्तिगत, सॉरी गड़बड़ हो गया, है ना। देखो, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन, है ना,
या तो लिख सकते हैं व्यक्तिगत विनिमय। उपभोग, उत्पादन, विनिमय पढ़े हो कि नहीं? ये सभी क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत, प्रॉपर एक व्यक्ति का होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति का होना चाहिए, तब वो किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, है ना। और पूरा ऑल ओवर एक अर्थव्यवस्था में, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय व्यय है, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आया? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी इकाई कैसे होती है? व्यक्तिगत उपभोग, मैं अकेला उपभोग कर रहा हूं किसी वस्तु का, है ना, तो उनकी जो जानकारी है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उनका जो अध्ययन करेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर में क्या है जी? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक वृहद इकाई का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की, एक अर्थव्यवस्था की बृहद या बड़ी इकाइयों का क्या है? बृहद या बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सभी को समझ में आया है ना? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था की वृहद या बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल कैसी होती है बड़ी इकाई? देखो, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, ये एक बड़ी इकाई है ना। राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश भर का आय को अध्ययन करेंगे। अब राष्ट्रीय आय जानने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? प्रति इकाई व्यक्तिगत आय, और ये कहां चला जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। देखो, प्रति इकाई व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा ये, और राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो, ये जो व्यक्तिगत आय है, प्रति इकाई व्यक्तिगत आय है, इसको जनसंख्या से, देश भर में कुल जनसंख्या है उससे गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जी? राष्ट्रीय। ठीक है, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, राष्ट्रीय आय को, है ना। हाँ, पूरे ऐसे ही निकालेंगे, मतलब प्रति व्यक्ति आय गुणित देश की जनसंख्या। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। अगर राष्ट्रीय आय निकल गया है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको जनसंख्या से भाग दे देंगे, है ना। दोनों उल्टा, दोनों समझो। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय अपॉन देश की जनसंख्या, इसको भाग दे देने से प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है और राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। ठीक है, ये समझ में आया? प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखो इसको और समझा देता हूं मैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक ही व्यक्ति के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे मतलब अर्थव्यवस्था की आय का अध्ययन किया जाता है।
जैसे कि राष्ट्रीय आय किससे बना है? जितने भी जनसंख्या है ना, जितने भी जनसंख्या उसको प्रति व्यक्ति आय से गुणा कर दिए तब राष्ट्रीय आय बनेगा, मतलब पूरे देश का आय। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आय बन गया, ये प्रति व्यक्ति आय भी बन गया। तो राष्ट्रीय आय मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़े आकार का होता है, प्रति व्यक्ति आय से होता ही है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आप राष्ट्रीय आय नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय आते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी इकाई होता है। ठीक है, अब बड़ी इकाई कैसे होगा? राष्ट्रीय आय बहुत ही बड़ा आय रहता है, मतलब एक देश का खजाना रहता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, देश भर का कुल आय रहता है, और प्रति व्यक्ति आय केवल एक अकेला व्यक्ति का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ठीक व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। इसके अंतर्गत पहला है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला क्या है? पहला डी या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, इसमें केवल और केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, न कि सामूहिक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र ना, जिसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के अंतर्गत पहला नंबर में है व्यक्तिगत, मतलब एक प्रॉपर व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है, उनके आय व्यय रोजगार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। ठीक, समझ में आया? केवल और केवल व्यक्तिगत मतलब प्रॉपर व्यक्ति के आय रोजगार का, प्रॉपर व्यक्ति के रोजगार या कीमत का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसकी जो आय होती है उनकी कीमत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला नंबर समझ में आ गया होगा आप सभी को, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। दूसरा नंबर में है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। दूसरा नंबर में क्या है जी? सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म चरों का अध्ययन। अब ये सूक्ष्म चर होते क्या हैं? जैसे कि सूक्ष्म मतलब छोटा, चर मतलब संख्या। देखो, सूक्ष्म चर व्यक्तिगत इकाई, या तो यहां पे और बना सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसको छोड़ दो, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा। प्रति व्यक्ति आय सूक्ष्म चर है कि नहीं है? और एक राष्ट्रीय आय बहुत ही बड़ा या बृहद चर है। वो चर मतलब आंकड़ा आप बोल सकते हो। छोटी छोटी आंकड़ाओं को जानकारी रखने के लिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म चर मतलब आंकड़ा मान के चलो, समझने के लिए आंकड़ा समझते हो ना, डाटा जी। सूक्ष्म चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय। हाँ, एक जने के आय को जानने के लिए हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पूरे देश की आय को ज्ञात करने के लिए हमको बहुत ही टाइम लगेगा और बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने भी लगेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए, है ना, एक गांव की जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए लगभग 1-2 दिन लग सकते हैं।
लेकिन पूरे देश की गांव की जनसंख्या को ज्ञात करने की, मतलब पूरे देश की ग्रामीण इलाकों की जनसंख्याओं को ज्ञात करने के लिए टाइम तो लगेगा, तो वो आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और ये एक गांव आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसलिए सूक्ष्म चरों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समझ में आ गया? इसके बाद आगे लेकर चलते हैं आपको कीमत सिद्धांत, है ना। इसके बाद आगे लेकर चलते हैं आपको कीमत सिद्धांत। ठीक है, ये कीमत सिद्धांत क्या होता है? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, कीमत सिद्धांत कहने का तात्पर्य है, इसको और बोल सकते हैं मूल्य सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कीमत का जो, और ये जो कीमत होता है, कीमत सिद्धांत में बता रहा हूं ना, कीमत होता है वो मांग और पूर्ति के विश्लेषणात्मक जानकारी से प्राप्त होता है। मांग और पूर्ति से कीमत डिपेंड करता है कि नहीं? जब मांग अधिक होगा, पूर्ति कम होगा, तो कीमत बढ़ जाएगा। इसलिए ये कीमत सिद्धांत को लेकर चलता है। कीमत सिद्धांत की विश्लेषणात्मक जानकारी इससे प्राप्त होती है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने 3 विशेषताएं पढ़ी है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म चरों का, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, और कीमत सिद्धांत ये मांग और पूर्ति ऊपर डिपेंड करता है ना। मांग और पूर्ति ऊपर डिपेंड करता है कीमत सिद्धांत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्ति रोजगार की सिद्धांत। ठीक है, क्या देखेंगे? देखो, चौथा नंबर में है, पूर्ति नहीं है जी, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत है। ठीक है, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत। देखो, जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो ये मानकर चलेंगे कि व्यक्ति का जो रोजगार है वो पूर्ण रोजगार है। मतलब व्यक्ति जितना रुपए एक मजदूरी का मूल्य चाहेगा उतना रुपए उनको मिल रहा है, ये मानकर हम चलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। पूर्ण रोजगार मतलब समझते हो ना, मतलब जितना कि मेरा मांग है, मान के चलो कि एक श्रमिक है, वो बोल रहा है कि मेरे को 200 रुपए पर डे का चाहिए, तो हम उसको 200 रुपए पर डे देकर अपने काम में रखेंगे, है ना। तो वो कहलाएगा पूर्ण रोजगार का सिद्धांत, मतलब उनको रोजगार पूर्णतः मिल रहा है। ठीक है, ये कहलाएगा पूर्ण रोजगार का सिद्धांत। हमने 4 विशेषताएं पढ़ा है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म चरों का अध्ययन, कीमत सिद्धांत, चूंकि मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड होता है कीमत सिद्धांत, इसकी विश्लेषणात्मक जानकारी हमको कीमत सिद्धांत की विश्लेषणात्मक जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत से मिल सकता है, उसके बाद मिलता है ना। उसके बाद पूर्ण रोजगार का सिद्धांत, इसमें यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो रोजगार है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्यक्ति जैसे कि रोजगार प्राप्त करना चाहता है ना, और उसको रोजगार नहीं मिल पाता, या तो उसको रोजगार मिल पाता है, तो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, ऐसा मान के चलना है। हम बेरोजगार नहीं है, ऐसा मान के चलना है पूर्ण रोजगार के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, 4 है। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सब वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आ सकता, संभावित सभी है, सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये पहली बार में ही समझ में आ जाता है कि कैसा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र
में अंतर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। मैं बुक में दिया रहता है फिर भी और नहीं दिया रहता है फिर भी अंतर का आधार लिखता ही हूँ। ठीक है, क्योंकि अंतर का आधार अपने को याद हो गया तो पूरा अंतर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बुक में अभी नहीं दिया है लेकिन मैं समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि पहला नंबर में अध्ययन है ना, अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, है ना। अध्ययन में लिखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन अंतर का आधार में अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अध्ययन के बाद हम देखेंगे योग। दूसरे नंबर में क्या है जी? योग। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? योग। योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया, योग को टुकड़ों में, बोलिए मेरे साथ, योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत योग करने की क्रिया होती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है जी? योग करने की क्रिया होती है। एकदम सीधा सीधा सा है ना, एकदम आसानी से समझ में आने योग्य है। उसके बाद है तीसरा नंबर में प्रमुख सिद्धांत। क्या है? प्रमुख सिद्धांत नहीं जी, प्रमुख विषय है, इसको हम मिटा देते हैं, प्रमुख विषय है ना, सिद्धांत नहीं है, विषय। या तो लिख सकते हैं सिद्धांत भी। तो देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। समझ में आ रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख विषय क्या है जी? प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख विषय है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है जी? राष्ट्रीय आय व क्या है बताओ तो? राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत।
ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत। समझ में आया? उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर में है, चौथा नंबर में क्या है? व्याख्या। व्याख्या है, कैसे करते हैं? व्यक्तिगत फर्मों के उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, व्यक्तिगत फर्मों के उत्पादन में उतार चढ़ाव का व्याख्या, उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत फर्मों के उत्पादन में उतार चढ़ाव का व्याख्या व्यष्टि अर्थशास्त्र करते हैं, है ना। और संपूर्ण अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत फर्मों में उतार चढ़ाव होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का व्याख्या इसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये रहा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। जनरली ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक, अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। ठीक है, इसके महत्व को 2 तरीके से विभाजित किया गया है। पहला नंबर में है, आ नंबर में है सैद्धांतिक महत्व। ठीक है, सैद्धांतिक महत्व, इसको सबसे पहले देखते हैं। सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत फर्स्ट नंबर में है ज्ञान में वृद्धि। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करेंगे, उससे हमको कौन कौन सी महत्व, या इसको और बोल सकते हैं लाभ, प्राप्त होता है। कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? पहला नंबर में सैद्धांतिक महत्व का पहला नंबर में है ज्ञान में वृद्धि होता है। देखो, जब हम किसी विषय का क्रमबद्ध जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इससे क्या होगा जी? हमारी जो ज्ञान है उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, हमारी ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इससे एक इसमें मेन है मानसिक व्यायाम का कार्य करता है। ये जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है, ये क्या काम करता है? अर्थशास्त्र का अध्ययन मानसिक व्यायाम का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मानसिक व्यायाम का कार्य। व्यायाम जानते हो ना जी? मानसिक व्यायाम, ये जो बुद्धि है उसका विकास होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में देखना सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत ही है। दूसरा नंबर में इसको अगर दोनों को देखेंगे समथिंग सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिए इसमें। तर्क एवं विश्लेषणात्मक, तर्क एवं विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास। ठीक है, तर्क एवं विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास। ये अर्थशास्त्र का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें तर्क मतलब सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, किसी भी विषय को जानने का ललक जो होता है ना,
लक उत्पन्न होता है वो क्या है, ये तर्क है, तर्क कि ये ऐसा हुआ कैसे। जैसे कि आग जला तो आग गर्म होता क्यों है, तो ये सब जानने की कला है ना। तो किसी भी विषय को किसी भी विषय का हम अध्ययन जब करेंगे तो उस विषय में और अधिक जानने को इच्छुक हो जाते हैं। जैसे कि कई जन एक सीरियल देखते हैं कि नहीं सीरियल, तो जब सीरियल का लास्ट होता है ना तो आगे देखिए करके बोलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे कर देते हैं, जिससे जानने को इच्छुक होते हैं और कल फिर से वहीं आके बैठ जाते हैं कि कल क्या होगा। इसमें और क्या होता है जी, मस्तिष्क में तर्क संबंधी योग्यता का विकास होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में तर्क संबंधी योग्यता का विकास होता है। मतलब कोई व्यक्ति रहता है वो किसी भी चीज को जानने के लिए इच्छुक रहता है ना, तो उसमें तर्क एवं विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास होता है। अब देखेंगे सैद्धांतिक महत्व तो हो गया है, अब देखेंगे व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व, ठीक है, नंबर व्यवहारिक महत्व में पहला नंबर में देखेंगे, व्यवहारिक महत्व के पहला नंबर में क्या है जी, किसको लाभ है। ऐसा तो अनेक वर्गों को लाभ होता है, लेकिन पहला नंबर में लिखेंगे हम उपभोक्ता को लाभ। ठीक है, उपभोक्ता को लाभ कैसे होगा। उपभोक्ता अर्थशास्त्र के अध्ययन से यही चाहेगा कि उनको सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मतलब किसी भी चीज को खरीदने के लिए एकदम ज्यादा मोल तोल वगैरह करना नहीं पड़े, ठीक है। तो इससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है अर्थशास्त्र के अध्ययन से। जैसे कि जो हानिकारक वस्तुएं हैं उनको ना खरीद के उनके बदले जो लाभदायक वस्तुएं हैं उनको खरीदना, है ना। अब ये हानिकारक है वो कैसे पता चलेगा, सेवन करने से। सेवन करते हैं तो अन्य भी सेवन करते हैं तो बताते हैं ना कि ये ऐसा है, खुद जानते हैं जी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है और कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। तो उपभोक्ता को ये लाभ होता है। दूसरे नंबर में है व्यावसायिक और उत्पादकों को लाभ। व्यवसायी को कैसे लाभ प्राप्त होगा। देखो, व्यवसायी जो होता है उनको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो जो रेट, जिस रेट में वो बेच रहा है वो एक्चुअल रेट है कि नहीं, और कौन से मूल्य पे किसी वस्तु को बेचेगा वो मूल्य व्यवसायी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो मूल्य नहीं जानेगा तब तक वो बाजार में नहीं आ सकता। बाजार में आएगा, मूल्य जानेगा, तब उनके हिसाब से वस्तुओं का क्रय विक्रय लेन देन करेगा, ठीक है। तो व्यवसायी को अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये लाभ होता है कि कौन से वस्तु कितने मूल्य का है, भाव को जानना, ठीक है। और उत्पादकों को लाभ, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी प्रकृति कौन सी होती है, ये उत्पादकों का लाभ है, उसको जानना, उत्पादन की प्रकृति को जानना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर में है किसानों को लाभ। तीसरे नंबर में क्या है जी, किसानों को लाभ। किसान वर्ग को कैसे लाभ प्राप्त होगा अर्थशास्त्र के अध्ययन से। देखो, जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो किसानों को किसानी करने की कला, जानते हो किसानी, जब किसान
खेत में काम करता है उसे उनको किसानी कहते हैं। तो उनकी कला, जैसे कि पहले ज़माने में नांगर से जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया। पहले जो ज़माने में एक दिन में एक नांगर 1 एकड़ को जोतता था, अब एक दिन में एक ट्रैक्टर 15 से 20 एकड़ को जोत देता है। तो ये क्या है? किसानों की लाभ है ना। पहले ज़माने में 1 एकड़ में 2 से 3 बोरा धान होता था और अब 60, 70, 80 कट्टा धान उत्पादन कर रहे हैं। किस लिए? कला सीख गए हैं किसानी करने की। तो इसलिए किसानों को भी लाभ प्राप्त होता है। किसके अध्ययन से? अर्थशास्त्र के अध्ययन से। ठीक है। चौथा नंबर में देखते हैं राजनीतिज्ञों को लाभ। ठीक है, राजनीतिज्ञों को लाभ। देखो, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा गरीबी है ना, मतलब आर्थिक समस्याओं की जानकारी लेते हैं राजनीतिज्ञ। ठीक है, और उनका निवारण करते हैं। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अर्थशास्त्र के अध्ययन से आर्थिक समस्याओं का निवारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये राजनीतिज्ञों को लाभ। ठीक है। अब 5वां नंबर में देखेंगे समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों को लाभ कैसे होता है? देखो, समाज सुधारक जो होते हैं वो सामाजिक फील्ड को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर दरिद्रता है, कहाँ पर बेकारी की समस्या है, ये सभी का जांच पड़ताल करते हैं, अध्ययन करते हैं, जायजा लेते हैं। कब जायजा लेंगे? जब अर्थशास्त्र का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तब। ठीक है, तब उनका निवारण समाज सुधारक करेंगे। ठीक है, तो इनको भी लाभ प्राप्त होता है, ताकि ये जानना कि किस फील्ड में कहाँ पर आर्थिक समस्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको भी लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद 6वां नंबर में है समाज को लाभ। देखो, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग पॉइंट में डिफाइन किए हैं। समाज सुधारकों को लाभ और इसमें है समाज को लाभ। समाज को लाभ कैसे प्राप्त हो? सामाजिक समस्याओं को जानना, पहचानना और उनका निवारण करना, है ना। देखो, समाज को लाभ कब प्राप्त होगा? जब वो सामाजिक समस्याओं को जानेगा। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं रहती है, सामाजिक समस्या, तो उनका निवारण करते हैं समाज के लोग, है ना। तो ये समाज को लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद एक और है, सबसे लास्ट मैं भूल गया था, 7वां नंबर में है, इसमें है श्रमिक वर्ग को लाभ। ठीक है, भूल गया, अभी याद आया तो लिख रहा हूं, श्रमिक वर्ग को लाभ। ज़्यादातर श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अभी भी देखते हैं हम कि श्रमिक वर्ग जो है उनका शोषण किया जाता है। श्रमिकों का किस तरह से शोषण किया जाता है? जैसे कि किसी काम को करने के लिए, मतलब कहीं पे काम में जाता है, 10 से 5 बजे तक कहीं काम में जाता है ना, कुछ काम बाकी रह गया है तो चलो ना, स्वामी क्या बोलते हैं, चलो नहीं इसको कंप्लीट कर दो, ऐसा करके, तो उनका शोषण हुआ। जितने घंटे वो काम करता है उतने घंटे का वो पैसा देता है ना, एक्स्ट्रा काम और करा रहा है, उनका पैसा कहाँ नहीं देता है। ये होता है श्रमिक वर्ग का शोषण। और देखो, जितनी मजदूरी में श्रमिक वर्ग काम करना चाहते हैं उतना मजदूरी नहीं मिल पाता। ये सब भी आर्थिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो पाता है कि श्रमिक वर्ग को उनके मजदूरी का उचित दर मिलता है। ठीक है, हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़े हैं समय अध्ययन, गति अध्ययन। समय अध्ययन क्या होता है? समय के हिसाब से जो श्रमिक वर्ग होते हैं या कोई भी हो, समय के हिसाब से जो कार्य करता है वो समय अध्ययन के अंतर्गत आता है। और गति के हिसाब से, गति बोला जाए तो आपको बोल दिया जाता है कि 100 पैकेट को एक दिन में बना के आपको घर जाना है, ऐसा करके, चाहे वो उसको 2 घंटे में बनाओ, चाहे उसको 5 घंटे में बनाओ, ये आपके ऊपर है।
ठीक है। तो इसी तरह से श्रमिक वर्ग को भी लाभ प्राप्त होता है ना। जैसे कि आप लोग भी 10 बजे जाते हो और 4 बजे वापस आ जाते हो, ये क्या है आप लोगों का टाइमिंग है। तो श्रमिक का भी टाइमिंग सेट हो जाता है। आजकल तो श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग शिफ्ट में काम करते हैं। कई कारखाना में देखना शिफ्ट चलता है, 8-8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, कई जने ओवर टाइम करेगा 12 घंटे का, उसको अलग से पेमेंट देते हैं। ठीक है। तो ये है श्रमिक वर्ग को लाभ। कब लाभ प्राप्त होगा? अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है ना। तो इसी के साथ इकाई पहला परिचय का पहला चैप्टर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे हम लोग अब। ठीक है। तो देखो 12वीं बोर्ड है, आप लोगों का ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है भी, क्योंकि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है। एफर्ट दोनों तरफ से रहेगा तो और आगे उछल कर जाएंगे। ठीक है। तो टॉप करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। व्यावसायिक और उत्पादकों को लाभ। व्यवसायी को कैसे लाभ प्राप्त होगा? देखो व्यवसायी जो होता है उनको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो जो रेट, जिस रेट में वो बेच रहा है वो एक्चुअल रेट है कि नहीं, और कौन से मूल्य पे किसी वस्तु को बेचेगा, वो मूल्य व्यवसायी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो मूल्य नहीं जानेगा तब तक वो बाजार में नहीं आ सकता। बाजार में आएगा, मूल्य जानेगा, तब उनके हिसाब से वस्तुओं का क्रय विक्रय लेन देन करेगा। ठीक है। तो व्यवसायी को अर्थशास्त्र के अध्ययन से ये लाभ होता है कि कौन से वस्तु कितने मूल्य का है, भाव को जानना। ठीक है। और उत्पादकों को लाभ, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी प्रकृति कौन सी होती है, ये उत्पादकों का लाभ है, उसको जानना, उत्पादन की प्रकृति को जानना। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर में है किसानों को लाभ। तीसरे नंबर में क्या है जी? किसानों को लाभ। किसान वर्ग को कैसे लाभ प्राप्त होगा अर्थशास्त्र के अध्ययन से? देखो जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो किसानों को किसानी करने की कला, जानते हो किसानी, जब किसान खेत में काम करता है उसको उनको किसानी कहते हैं। तो उनकी कला, जैसे कि पहले ज़माने में नांगर से जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया। पहले जो ज़माने में एक दिन में एक नांगर 1 एकड़ को जोतता था, अब एक दिन में एक ट्रैक्टर 15 से 20 एकड़ को जोत देता है। तो ये क्या है? किसानों की लाभ है ना। पहले ज़माने में 1 एकड़ में 2 से 3 बोरा धान होता था, और अब 60, 70, 80 कट्टा धान उत्पादन कर रहे हैं। किस लिए? कला सीख गए हैं किसानी करने की। तो इसलिए किसानों को भी लाभ प्राप्त होता है, किसके अध्ययन से? अर्थशास्त्र के अध्ययन से। ठीक है। चौथा नंबर में देखते हैं राजनीतिज्ञों को लाभ। ठीक है। राजनीतिज्ञों को लाभ। देखो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा गरीबी है ना, मतलब आर्थिक समस्याओं की जानकारी लेते हैं राजनीतिज्ञ। ठीक है। और उनका निवारण करते हैं। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अर्थशास्त्र के अध्ययन से आर्थिक समस्याओं का निवारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये राजनीतिज्ञों को लाभ। ठीक है। अब 5वां नंबर में देखेंगे
समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों को लाभ कैसे होता है? देखो, समाज सुधारक जो होते हैं वो सामाजिक फील्ड को अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। कहाँ पर दरिद्रता है, कहाँ पर बेकारी की समस्या है, ये सभी का जांच पड़ताल करते हैं, अध्ययन करते हैं, जायजा लेते हैं। कब जायजा लेंगे? जब अर्थशास्त्र का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तब, ठीक है। तब उनका निवारण समाज सुधारक करेंगे, ठीक है। तो इनको भी लाभ प्राप्त होता है, ताकि ये जानना कि किस फील्ड में कहाँ पर आर्थिक समस्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको भी लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद 6वां नंबर में है समाज को लाभ। देखो, दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग पॉइंट में डिफाइन किए हैं। समाज सुधारकों को लाभ और इसमें है समाज को लाभ। समाज को लाभ कैसे प्राप्त हो? सामाजिक समस्याओं को जानना, पहचानना और उनका निवारण करना, है ना। देखो, समाज को लाभ कब प्राप्त होगा? जब वो सामाजिक समस्याओं को जानेगा। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं रहती है, सामाजिक समस्या, तो उनका निवारण करते हैं समाज के लोग, है ना। तो ये समाज को लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद एक और है, सबसे लास्ट, मैं भूल गया था, 7वां नंबर में है, इसमें है श्रमिक वर्ग को लाभ, ठीक है। भूल गया, अभी याद आया तो लिख रहा हूं, श्रमिक वर्ग को लाभ। ज्यादातर श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अभी भी देखते हैं हम कि श्रमिक वर्ग जो है उनका शोषण किया जाता है। श्रमिकों का किस तरह से शोषण किया जाता है? जैसे कि किसी काम को करने के लिए, मतलब कहीं पे काम में जाता है, 10 से 5 बजे तक कहीं काम में जाता है ना। कुछ काम बाकी रह गया है तो चलो ना, स्वामी क्या बोलते हैं, चलो नहीं इसको कंप्लीट कर दो, ऐसा करके, तो उनका शोषण हुआ। जितने घंटे वो काम करता है उतने घंटे का वो पैसा देता है ना। एक्स्ट्रा काम और करा रहा है, उनका पैसा कहाँ नहीं देता है। ये होता है श्रमिक वर्ग का शोषण। और देखो, जितनी मजदूरी में श्रमिक वर्ग काम करना चाहते हैं उतना मजदूरी नहीं मिल पाता। ये सब भी आर्थिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो पाता है कि श्रमिक वर्ग को उनके मजदूरी का उचित दर मिलता है, ठीक है। हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़े हैं समय अध्ययन, गति अध्ययन। समय अध्ययन क्या होता है? समय के हिसाब से जो श्रमिक वर्ग होते हैं या कोई भी हो, समय के हिसाब से जो कार्य करता है वो समय अध्ययन के अंतर्गत आता है। और गति के हिसाब से, गति बोला जाए तो आपको बोल दिया जाता है कि 100 पैकेट को एक दिन में बना के आपको घर जाना है, ऐसा करके। चाहे वो उसको 2 घंटे में बनाओ, चाहे वो उसको 5 घंटे में बनाओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरह से श्रमिक वर्ग को भी लाभ प्राप्त होता है ना। जैसे कि आप लोग भी 10 बजे जाते हो और 4 बजे वापस आ जाते हो, ये क्या है? आप लोगों का टाइमिंग है। तो श्रमिक का भी टाइमिंग सेट हो जाता है। आजकल तो श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग शिफ्ट में काम करते हैं। कई कारखाना में देखना शिफ्ट चलता है, 8-8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, कई जने ओवर टाइम करेगा 12 घंटे का, उसको अलग से पेमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये है श्रमिक वर्ग को लाभ। कब लाभ प्राप्त होगा? अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है ना। तो इसी के साथ इकाई पहला परिचय का पहला चैप्टर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे हम लोग अब, ठीक है। तो देखो, 12वीं बोर्ड है, आप लोगों का ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है भी, क्योंकि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। एफर्ट दोनों तरफ से रहेगा तो और आगे उछल कर जाएंगे, ठीक है। तो टॉप करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।